इटालियन शरीर क्रिया विज्ञान अल्फोंस कोटी का जन्म 1822 में हुआ था। कोटी ने अपना वैज्ञानिक जीवन सरीसृपों के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से प्रारंभ किया। तो किससे किया था अपना जीवन? सरीसृप के हृदय वाहिका तंत्र के अध्ययन से। बाद में उन्होंने अपना ध्यान स्तनधारी के श्वसन तंत्र पर केंद्रित किया। सन 1951 में आपने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें आपने कर्णावृत को क्रिया की आधार झिल्ली पर स्थित संरचना में समाहित रोम यानी हेयर कोशिकाओं की व्याख्या की थी। हेयर सेल्स की व्याख्या की थी, जो कि ध्वनि कंपनों को तंत्र के अवयवों में परिवर्तित कर देती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोटि का अंग कहते हैं। ठीक है, और इनका देहांत 1888 में हो गया। ये चीज ध्यान रखने की है। फिर उसके बाद अब चैप्टर अपना स्टार्ट होता है। श्वसन गैसों का विनिमय। ठीक है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट ऑक्सीजन का इनडायरेक्ट रूप से, जिसमें भिन्न भिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। उपरोक्त अपचयी क्रियाओं में कैटाबोलिक क्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड भी मुक्त होती है, जो हानिकारक है। इसलिए आवश्यक होता है कि कोशिकाओं को लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए और CO2 को बाहर निकाला जाए बॉडी से। वायुमंडलीय O2 और कोशिकाओं में उत्पन्न CO2 के आदान प्रदान की क्रिया को ही क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं, और सामान्यतः इसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है, इसको आप खुद करके देखिए। श्वसन के अंग प्राणियों के भिन्न भिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि, उनके निवास, ये चीज याद रखने की है, किस किस पर निर्भर करती है? निवास और संगठन के अनुसार बदलती है, यानी कि हैबिटेट और ऑर्गेनाइजेशन। निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कर्मी आदि O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने शरीर की सतह से सरल विषण द्वारा होता है, सिंपल डिफ्यूजन द्वारा होता है। तो सभी जितने भी ह्यूमन फिजियो के अपन चैप्टर पढ़ेंगे उनमें जो चीजें आएगी स्टार्टिंग की, जैसे स्पंज में रेस्पिरेशन किससे होता है, एक्सट्रेक्शन किससे होता है। ठीक है, ये सब अपन को याद रखने हैं। केचुए केचुए अपनी आंद्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, और कीट्स इंसेक्ट्स में शरीर नलिकाओं का एक जाल श्वसन नलिकाएं होती है, जिनमें वायु की वातावरण की वायु का उनके शरीर में भिन्न भिन्न स्थान पर पहुंचती है। ठीक है, तो एक कहानी के टाइप में सबको याद रखना अपन को। ठीक है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। फिर ऑर्थ्रोपोड्स आ गया, मोलस्क में आ जाएगा जिसमें गिल द्वारा होता है। स्थलचर प्राणी में श्वसन विशेष सामान्य थैलीपॉपस पेपड़े द्वारा होता है। ये वेल डेवलप्ड है। कशेरुकियों में मछलियों में गिल द्वारा हो गया, एम्फीबियम मेंढक हो गया, सरीसृप पक्षी स्तनधारी पेपड़ों द्वारा लक्ष्य होगा। ठीक है, उभयचर जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा नम त्वचा द्वारा भी श्वसन करते हैं। स्तनधारी में पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। अब अपन पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे एक जोड़ी बाइना सुधार होते हैं, जो इसको एक सीक्वेंस टाइप याद रखना। सबसे पहले हो गए बाइना सुधार हो जाएंगे, जो ओटो के ऊपर बाहरी तरफ खुलते हैं। फिर उसके बाद नेचर नासा मार्ग हो गया, फिर नासा कक्ष नेचर चैम्बर हो जाएगा। फिर उसके बाद नासा कक्ष के बाद हो जाएगा, नासा कक्ष के बाद नासा कक्ष ग्रसनी में खुलता है। तो ग्रसनी याद रखनी अपन को। ग्रसनी आहार वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग होता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में पूछी गई है। ग्रसनी कंठ द्वारा श्वास नली में खुलती है। कंठ एक उपास्थमीय पेटिका होती है। उपास्थमीय पेटिका होती है जो ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ध्वनि पेटिका बोलते हैं। भोजन निगलते समय गांठी एक पतली लोचदार उपास्थि फले कंठ से एपिग्लोटिस से ढक जाती है। एपिग्लोटिक से ढक जाता है, जिसे आहार ग्रसनी से कंठ में प्रवेश न कर सके। ठीक है, श्वास नली एक सीधी नलिका है जो वक्ष गुहा के मध्य पांचवी यानी फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाकर दाईं और बाईं दो प्राथमिक श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक श्वसनी कई बार विभाजित होते हुए द्वितीय और तृतीय श्वसनी, फिर श्वसनिका बहुत पतली अंतर श्वसनिका में समाप्त होती है। ठीक है, अब जो चीज याद रखने की है वो है श्वास नली प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय श्वसनी तथा इनिशियल ब्रोंकाई अपूर्ण उपास्थि बोलने से आलंबित होती है। तो श्वास नली हो गया प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय
श्वसनी हो गया, इसके बाद हो जाएगा प्रारंभिक श्वसनी का है, ठीक है। ये सब उपास्थि वैल्यू से आरंभित होती है और ये होती है इनकम्प्लीट। प्रत्येक अंतःस्थ श्वसनिकाएं बहुत सारी पतली अनियमित भित्ति युक्त वाहिका युक्त थैली जैसी संरचना कुपिका में खुलती है, जिसे क्या बोलते हैं, वायु कुपिका, ठीक है। श्वसनिका और कुपिकाओं का साकेत जाल क्या किसकी रचना करती है, लंग्स की रचना करती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि लंग्स की रचना में कौन कौन सम्मिलित है, तो याद रखना श्वसनी हो गया, श्वसनिका और कुपिकाओं का साकेत जाल। अब इसके बाद हमारे दो लंग्स होते हैं, दो फेफड़े होते हैं, जो एक द्विस्तरीय फुफ्फुसावन प्लूरल से ढके होते हैं, दो लेयर्स होती है इसकी, जिनके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है, फुफ्फुसावनी द्रव भरा होता है, ठीक है। ये फेफड़े की सतह पर क्या करता है, घर्षण को कम करता है, जिससे चोट वगैरह लगती है और नहीं लगती, जैसे हार्ट में होता है। भारी फुफ्फुसावनी झिल्ली वक्षीय प्रत के, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। भारी फुफ्फुसावनी झिल्ली वक्षीय प्रत के संपर्क में होती है, जबकि आंतरिक फुफ्फुसावनी झिल्ली सतह के संपर्क में होती है। ये कई बार लाइन आ जाती है, तो कंफ्यूज नहीं होना बाहरी किससे और आंतरिक किससे, इसको याद रखना। बाहरी नासारंध्र से अंतःश्वसन का तो भाग चालन भाग, जबकि कुपिकाएं उनकी नलिकाएं श्वसन तंत्र का श्वसन विनिमय या विनिमय भाग गठित करती है। चालन भाग अब कहाँ से कहाँ तक होता है वो याद रखना। चालन भाग वायुमंडलीय वायु को कुपिकाओं तक संचरित करता है, इससे बाहरी कणों को मुक्त करता है, ठीक है, आर्द्र करता है, वायु को शरीर के तापक्रम तक लाता है। विनिमय भाग क्या करता है, आदान प्रदान रखते हुए वायुमंडलीय वायु के बीच ओटो सीओटू का वास्तविक मिश्रण है। तो डिफ्यूजन का स्थल कौन सा, हो गया विनिमय भाग। तो ये भी याद रखना है कि बाह्यनासारंध्र से अंतस्थ श्वसनिका तक का भाग तो क्या होता है, चालन भाग होता है, ये याद रखना, ठीक है। जबकि कुपिका उनकी नलिका श्वसन तंत्र का विनिमय भाग गठित करती है। फिर याद रखना फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, वक्ष गुहा में, तो ऋषिक कैविटी में, जो शारीरिक वायुरोधी कक्ष है, एयर टाइट चैम्बर है, क्या बोलते हैं इसको, एयर टाइट चैम्बर बोलते हैं। वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में कशेरुकी वक्ष गुहा कक्ष पृष्ठभाग में, डोर्सल में कशेरुकी दंड, याद रखना। एंड वेंट्रल में हो गया स्टर्नम से, पार्श्व में हो गया पसलियों से, और नीचे से गुम्बदाकार डायफ्राम द्वारा बनता है। गुम्बदाकार डायफ्राम की स्ट्रक्चर होती है। वक्ष में फेफड़ों की शारीरिक व्यवस्था ऐसी होती है कि वक्ष गुहा के आयतन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको याद रखना, ठीक है, इसको याद रखना। वक्ष गुहा के आयतन में कोई भी परिवर्तन फेफड़ीय पुपयोशी गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा, पुपयोशी गुहा में प्रतिबंधित हो जाएगा, ठीक है। श्वसन के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अपन डायरेक्ट फेफड़ों के आयतन में परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके लिए इसके आयतन परिवर्तन के लिए वक्ष गुहा के आयतन में परिवर्तन करेंगे, ऐसी ही व्यवस्था होती है ये बॉडी की। अब ये डायग्राम अपन को याद रखना, ठीक है, और डायग्राम में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखो ये कंठ छेद हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद अपूर्ण उपास्थि बल्ले कहाँ से कहाँ तक है वो यहाँ से रिवाइज करना। फिर ये कंठ हो गया, फिर ये श्वास नली हो गई, श्वास नली से जैसे नीचे जाएंगे ये हो गए श्वसनी प्राथमिक द्वितीय में आ जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, ये फुफ्फुसावनी झिल्ली हो गई, ये दो होती है फुफ्फुसावनी झिल्ली, आंतरिक बाई कहाँ कहाँ से जुड़ी हुई रहती है। फिर उसके बाद में एल्विलाई कोपिका है, फुफ्फुसावनी द्रव, पुशअप फुफ्फुसावनी द्रव, फिलर फ्लूइड का क्या कार्य है, फिर ये श्वसनी हो गया, ये डायफ्राम हो गया, ये डायफ्राम किसे हो गया, नीचे से फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया, ठीक है, फिर पसली का कटा हुआ छोर हो गया। तो डायग्राम याद रखना, मानव शरीर तन कार्य की दृश्य। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना अपन को इम्पोर्टेंट है। श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित होते हैं। श्वसन या पुपयोशी श्वासन, जिसमें वायु मंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कुपिकाओं की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो फर्स्ट ये क्रम ही याद रखना, लाइन टू लाइन, ठीक है। तो ये चरण है, तो सीक्वेंस में याद रखना। पहला तो हो गया, ठीक है। दूसरे का हुआ कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों का विषण, तो डिफ्यूजन हो गया। रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन, परिवहन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। रुधिर और द्योतकों के बीच O2 और CO2 का विषण, ठीक है, डिफ्यूजन हो गया। फिर
तो डिफिजन दो जगह पे हो गया, पहला तो कुपिका पे और दूसरा हो गया उत्तकों के बीच। फिर अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा O2 का उपयोग करना और प्रसव से O2 उत्पन्न होता है जिसे बाहर निकाला जाता है। ठीक है, चलो अपसर्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे अपन। मैं यहाँ केवल एनसीईआरटी रिवाइज कर रहा हूँ ढंग से धीरे धीरे, ठीक है। श्वसन की क्रियाविधि। श्वसन में दो चरण सम्मिलित होते हैं, अंतः श्वसन जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और निश्वसन जिसके द्वारा फुफ्फुसीय वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो अंतः श्वसन इंस्पायरेशन और ये हो गया एक्सपायरेशन। वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों में वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। देखो ये चीज समझने वाली है और इसको अच्छे से समझना ये है कि अंतः श्वसन इंस्पायरेशन कब होगा और एक्सपायरेशन कब होगा। इंस्पायरेशन जब होगा जब बाहर का वायुमंडलीय दाब, अंतः श्वसन तब होगा जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। ठीक है, जब बाहर का दाब ज्यादा हो और अंदर का दाब कम हो तो बाहर से वायु अंदर की तरफ जाएगी, और जब अंदर का, इसको तो इंस्पायरेशन बोलेंगे, और अंदर का दाब ज्यादा हो बाहर का दाब कम हो तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, तो अंदर की वायु बाहर आ जाएगी। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। अब इसको समझने के लिए, जब अंतःकोशीय दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है तो डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह जिसे बोलते हैं, ये दो टाइप की हो जाएगी, बाह्य और अंतरापशुक, एआईसीएम और आईआईसीएम। इस तरह की पूर्णता उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। तो स्टार्टिंग तो क्या डायफ्राम के संकुचन से, जो अग्र पश एंटेरियर पोस्चर एक्सिस में, एंटेरियर पोस्चर एक्सिस समझ गए, में वक्ष आयतन बढ़ा देते हैं। उसके बाद होता है बाह्यंतर पशु पेशियों का संकुचन पसली और उर्स्थ्य को ऊपर उठा देता है। बाह्य अंतर पशु पेशियों का संकुचन पसली को ऊपर उठा देता है, जिससे डोर्सल वेंट्रल एक्सिस में वक्षुगा का कक्ष का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वक्षुगा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये चीज अपन ने पहले भी समझ ली कि अपन डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते, फुफ्फुस के आयतन को चेंज नहीं कर सकते। तो वक्षुगा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण फुफ्फुस के आयतन में भी समान वृद्धि होगी। ठीक है, यह समान तरह की वृद्धि फुफ्फुसीय दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर जाती है। इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन। अब इंस्पायरेशन में ये डायग्राम आप अच्छे से देखिए और समझिए। वायु प्रवेश करेगी लंग्स में, ठीक है, पसली और उरोस्थि का फैलना, ये पसली और उरोस्थि फैल जाएगा। ठीक है, वक्ष के आयतन में वृद्धि हो जाएगा, पसली पिंजर, और ये संकुचित होता हुआ डायफ्राम, डायफ्राम में संकुचन होगा तभी तो इंस्पायरेशन स्टार्ट होगा। तो इस डायग्राम को याद रखना है, इसमें जो एरो के चिन्ह है, पहले वायु अंदर आ रही है, ठीक है, एरो से बाहर के निकल रहे हैं, तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखेंगे वायु श्वसन। डायफ्राम और अंतरपृष्ठ पेशियों का शीतलन, डायफ्राम उनको उनके सामान्य स्थान पर वापस ला देता है और वक्षीय आयतन घटता है, जिससे पुप्पृष्ठ आयतन बिगड़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतःपुप्पृष्ठीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़े की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। अब निःश्वसन में देखिए, फेफड़े की वायु क्या होगी, बाहर निकल गई। ठीक है, तो एरो का चिन्ह ऐसे आ रहा। ठीक है, एरो के चिन्ह को ध्यान रखना। फिर पसलियाँ और उरोस्थी अपने मूल स्थान पर वापस लौट गई, वक्ष के आयतन में कमी हो गई, आयतन में कमी होगी तभी तो वायु बाहर गई, वायु बाहर गई तो आयतन में कमी हो गई, और डायफ्राम क्या हो गया यहाँ पे, शिथिल हो गया, आर्च्ड ओपरीकुमन। ठीक है, इसके अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से, इसके अतिरिक्त कौन सी पेशियों की सहायता से, उदरीय पेशियों की सहायता से, उदरीय पेशियों एब्डोमिनल की मसल्स होती है, से अंतःश्वसन और निःश्वसन, अंतःश्वसन निःश्वसन की क्षमता को अपन बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है, ये भी याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सिंपल लगता है लेकिन गलती हो जाती है। अब इसमें एक चीज याद रखनी कि स्पायरोमीटर से अपन कौन कौन सी वॉल्यूम को नहीं माप सकते हैं, तो वो चीज आप अच्छे से याद करना। स्पायरोमीटर से की सहायता से कौन कौन सी पुपची क्रियाकलापों को अपन नहीं माप सकते हैं, अब अपन पढ़ेंगे। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे लगभग हर साल एक क्वेश्चन आता है, श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं, वॉल्यूम और क्षमताएं। ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन क्या होता है, सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वसित या निश्वसित वायु का आयतन। ये नॉर्मल इंस्पिरेशन वगैरह में हो जाएगा, मतलब तुम नॉर्मल इंस्पिरेशन लोगे या एक्सपिरेशन लोगे तो उस समय जो 500 ml आयतन होता है,
वो प्रति श्वास अंदर बाहर होता है। अब देखो अपन ने देखा था कि 12 से 16, 12 से 16, ठीक है, 12 से 16 इंटू 500, 12 पंजे 60, लगभग कितना आ रहा है, 6,000 से 8,000 आ रहा है, ठीक है। तो इतना अपन टाइडल वॉल्यूम ज्वारीय आयतन जो होता है वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा अंत शोषण सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV याद रखना, वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंत शोषित कर सकता है, बलपूर्वक फोर्सफुली अंत शोषित कर सकता है। और इसका आयतन कितना होता है, 2500 से 3000। तो एक सारणी बना लेना, उसमें लिख लेना ताकि हमेशा याद रहे और खट से रिवाइज कर ले। निःशोषण सुरक्षित आयतन, वायु आयतन की अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निःशोषित करता है, मतलब एक्सपायरेशन कर दिया, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ARV, ठीक है। औसतन ही कितना होता है, 1000 से 1100 ml। फिर होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन, वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निःशोषण के बाद भी फेफड़ों में शेष रह जाता है, इसका औसतन 1100 से 1200 ml होता है। तो ये देखिए, इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि 1100 1200 और 1000 से 1100, यानी कि अपन ARV और RV इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको अच्छे से याद करना। ARV होता है 1000 से 1100 मिलीलीटर, और ये होता है RV 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। तो याद रखना। इसके बाद अपन देखेंगे ऊपर वर्णित कुछ शोषण संबंधी आयतनों को जोड़कर अब क्या बनता है, कैपेसिटी बनाते हैं, क्षमताएं बनाई जाती है, ठीक है, धारिताएं करी जाती है, जिनका उपयोग किसमें होता है, नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ होता है, नैदानिक उद्देश्यों में उपयोग होता है। अंत शोषण क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, IC, सामान्यतः निःशोषण उपरांत, निःशोषण कर लिया उसके बाद कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंत शोषित करता है, आप निःशोषण कीजिए, एक्सपायरेशन कीजिए, उसके बाद कितनी की आयतन की मात्रा, वॉल्यूम, जो आप इंस्पायर कर सकते हो, उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब देखो, इसमें नॉर्मल वही शोषण कर लिया, निःशोषण कर लिया, एक्सपायरेशन कर लिया, उसके बाद टीवी क्या बची, इसमें रह गई टीवी प्लस IRV। अब इसको जोड़ के भी लगा सकते हो, जैसे 500 ये हो गया, 2500 से 3000 हो गया, तो लगभग हो गया 3000 से 3500, ठीक है। ये आप कर सकते हो, इनको जोड़ जोड़ के भी लिखना, ठीक है। उसके बाद होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, सामान्य अंत शोषण यानी इंस्पायरेशन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति बहिशोषित कर सकता है, निशोषित कर सकता है, ठीक है। इसमें ज्वारीय आयतन वही टीवी हो जाएगा, टीवी वॉल्यूम प्लस ARV। अब दोनों को जोड़ोगे तो 500 इसका, और कितना हो गया, 1000 से 1100 इसका, तो लगभग हो जाएगा 1500 से 1600 ml, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद अपन निकालेंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सामान्य निःशोषण प्रांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःशोषण सुरक्षित आयतन, अवशिष्ट आयतन सम्मिलित है। सामान्य निःशोषण प्रांत, इनकी डेफिनेशन अच्छे से याद करना, डेफिनेशन अच्छे से याद करना, डेफिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन अच्छे से याद करना। सामान्य निःशोषण उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, निःशोषण का मतलब हो गया इंस्पायरेशन, सामान्य निःशोषण के उपरांत वायु की वह मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी सम्मिलित है, इसमें सुरक्षित आयतन हो गया, निःशोषण सुरक्षित आयतन ARV, यानी सामान्य निःशोषण एक्सपायरेशन के बाद जो वायु की मात्रा जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, तो ARV प्लस RV हो गया, तो ये हो गया FRC में कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ARV और RV, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, बलपूर्वक निःशोषण के बाद, बलपूर्वक, ये कैपेसिटी में एक ही शब्द आया, बलपूर्वक, तो इसका अच्छे से याद रखना, ये बलपूर्वक, ठीक है।
बलपूर्वक निश्वसन के बाद, बलपूर्वक एक्सपायरेशन के बाद वायु की अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति इंस्पायर कर सकता है, इंस्पायरेशन के कर सकता है, ठीक है। इसमें ARV, TV प्लस IRV सम्मिलित है, तो इसको अच्छे से याद रखना है, ये पूछा भी जाता है। इसमें कौन कौन सी सम्मिलित है? ARV, TV प्लस IRV। 1000 से 1100, 500 प्लस 2500 से 3000। वायु की अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निश्वसित कर सकता है। तो दोनों टाइप की डिफ्रेशन हो गई, लेकिन ये फोर्सफुली होता है, फोर्सफुल होता है, ये फोर्सली होता है, ठीक है। फोर्सली होता है, बलपूर्वक होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इनमें कैपेसिटी में बलपूर्वक नहीं लिखा हुआ था कहीं भी। अब इसके बाद ध्यान रखना एनसीईआरटी का, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी है बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात। बलपूर्वक, यहाँ भी बलपूर्वक लिखा हुआ, तो यार बलपूर्वक लिखा हुआ, बलपूर्वक निश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, बलपूर्वक निश्वसन, ठीक है। यहाँ कुछ करेक्शन है शायद, बलपूर्वक फोर्सफुल इंस्पायरेशन, यहाँ निश्वसन नहीं है, यहाँ इंस्पायरेशन है। तो यहाँ अपन को, ठीक है, यहाँ कुछ इंग्लिश में देखना अच्छे से, इंग्लिश के एनसीईआरटी से। पश्चात फेफड़ों में समायोजित वायु की कुल मात्रा, इंस्पायरेशन है यहाँ, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के पश्चात। इंस्पायरेशन होगा तभी तो पूरी जो वॉल्यूम हुआ है ये, तो इसमें टोटल हो गया, देखो पूरा ही आ गया इसमें। तो अपन इसको डिफाइन करते हैं, तो इसमें आ जाएगा सबसे पहले आरवी रिजिडुअल वॉल्यूम, ARV, ठीक है, प्लस आ जाएगा इसमें टाइडल वॉल्यूम, और प्लस आ जाएगा इसमें IRV। अब देखो, अब IRV, TV प्लस ERV, इसको मिला के क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। और RV अलग से आ गया, ठीक है। तो VC प्लस RV भी हो गया। इसके अलावा RV प्लस ERV को बोलते हैं FRC, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? FRC। और इन दोनों को मिला के IRV प्लस TV को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये IC। तो IC प्लस FRC भी बोल सकते हैं। तो ऐसे बना बना के देखना अच्छे से, ठीक है। मैं एनसीईआरटी को अच्छे से समझा सकता हूँ। गैसों का विनिमय, अब अपना टॉपिक है गैसों का विनिमय, ठीक है। कोपिकाई गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल है, तो गैस विनिमय, गैसीय एक्सचेंज के लिए प्राइमरी जो साइट है वो है, प्राइमरी साइट कौन सी है? कोपिकाई या कोपिकाई, ठीक है। गैसों का विनिमय रक्त और उत्तकों के बीच होता है, देखा था अपन ने विषण द्वारा। इन स्थलों पर ओटो स्वीटों का विनिमय दाब एवं सांद्रता पूर्णता के आधार पर सरल विषण द्वारा होता है। अब देखो, ये 4 फैक्टर हो जाएंगे जो इसको क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे, फैक्टर। सबसे पहले तो हो गया विनिमय दाब, सांद्रता, ठीक है, दाब और ये सांद्रता हो गया। फिर उसको हम ये सिंपल डिफिशन, फिर गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई, तो झिल्ली की मोटाई भी क्या करती है? फैक्टर हो गया। विसरण की दर को प्रभावित करने के कुछ मुख्य घटक है, एक घटक और एक गैसों की घुलनशीलता, ये 4 घटक हो गए, तो चारों घटक याद रखने हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, अंतःश्वसित वायु आई, क्या आया? अंतःश्वसित वायु आया, अंतःश्वसित, ठीक है। अंतःश्वसित वायु आई, वायु आई कहीं में? कुपिकाओं में, एल्विलाई में, ये वायु कुपिकाओं में आई, ठीक है। वायु कुपिकाओं से कहाँ गई वायु? ऑक्सीजनेटेड होने गई फुफ्फुसीय शिराओं में, पल्मोनरी वेन, ये एक्सेप्शन है जो क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रिवेंट करता है। फिर उसके बाद सिस्टमेटिक धमनी में गई, ठीक है, सिस्टमेटिक धमनी में गई ऑक्सीकृत रक्त वहन करने। फिर इसके बाद टिश्यू में चली गई, शरीर उत्तम टिश्यू में। अब टिश्यू से क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होके किस में जाएगा? ये सिस्टमेटिक सीरा में आ जाएगा, सिस्टमेटिक सीरा में जाएगा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता वहन करता है। यहाँ से फिर अपने हार्ट में आ गया, हार्ट से वापस क्या हो जाएगा? हार्ट में, हार्ट में है ना, फिर वापस हो जाएगा, यहाँ से वापस जाएगा पल्मोनरी आर्टरी द्वारा जाएगा, किसमें? पल्मोनरी आर्टरी द्वारा वापस जाएगा कुपिकाओं में, ठीक है। तो ये
ऊपर तो हो गया पल्मोनरी, इससे ऊपर पल्मोनरी हो गया, ठीक है, और ये सिस्टमेटिक हो गया। तो ये दो अपने क्या होते हैं, सिस्टम होते हैं, इनको अच्छे समझना, याद रखना। याद करने की चीज़ें, इनका जो दाब है ना, ये याद रखना है। वायु कोशिकाओं शरीर ऊतकों के बीच गैसों के विनिमय ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ वहन का आरेखीय चित्रण। अब इसके बाद चलेंगे अपन गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस के दाब में भागीदारी को ही क्या कहते हैं, आंशिक दाब कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब इसको याद रखने का है, आंशिक दाब की डेफिनेशन याद रखना। उसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रम से क्या कहते हैं, PO2 और PCO2, ठीक है। वायुमंडलीय वायु दोनों विसरण स्थलों में दिए गए आंकड़े स्पष्ट रूप से कोशिकाओं से रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता पूर्णता का संकेत देती है। कहाँ कहा जाता है, देख, एल्विलाई से जाएगा रक्त, और रक्त से कहा जाएगा टिश्यू में, ऑक्सीजन के लिए सांद्र पूर्णता का संकेत है। इसी प्रकार CO2 के लिए विपरीत दिशा में पूर्णता दर्शाई गई, अर्थात ऊतकों से रक्त, ऊतकों से रक्त, और फिर क्या जाएगा, रक्त से कोशिकाओं की तरफ। देखो ये डायग्राम में भी दिखा गया है, कोशिका से कहाँ गया, ये रक्त में गया, रक्त से कहाँ गया, ये टिश्यू में आ गया, टिश्यू से वापस किस में आया, रक्त में आया, और रक्त से वापस कहाँ गया, कोशिकाओं में। तो यही चीजें लिखी हुई है, रक्त से कोशिका की तरफ। क्योंकि CO2 की घुलनशीलता O2 की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, तो अंत विसरण झिल्लिका में से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरण होने वाली CO2 मात्रा O2 की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से कितने स्तरों की बनी होती है, 3 स्तरों की बनी होती है। यथा कोशिकाओं की पतली सल की उपकला, सल की एपिथेलियम, कोशिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला, और उनके बीच स्थित आधारी तत्व। तो ये डायग्राम से समझेंगे अपन अभी, जो कि पतली आधारी झिल्लिका की बनी होती है, तथा सहायक सल की उपकला। आधारी झिल्लिका रक्त कोशिकाओं के अंतःकला की एकल परत द्वारा घिरी रहती है। वो फिर भी इनकी कुल मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत कम है, देखना। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक O2 के कोशिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कोशिकाओं के विसरण के लिए अनुकूल है। ये देखिए, सबसे पहले अपन देखेंगे अंदर से, तो ये वायु आई, ये एल्वियोलाई होगी, कोशिकाओं की भित्ति की सल की उपकला हो गई, क्रम वाइज याद रखना इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे अपन, बीच में हो गया आधारी तत्व, और आधारी तत्व, ये आधारी तत्व आ गया। फिर उसके बाद में हो गया रक्त कोशिकाओं की अंतःकला, तो ये 3 तो परतें हो गई। सबसे पहले आएंगे कोशिकाओं की भित्ति की सल की उपकला, फिर आधारी तत्व बेसमेंट सब्सटेंस, फिर उसके बाद रक्त कोशिकाओं की अंतःकला आ गई, ठीक है, एंडोथेलियम। एल्वेोलर टिश्यू हो गया है। फिर ये दे रखी है लाल रक्त कोशिकाएं इसमें, और ये रक्त वाहिका है, तो लाल रक्त कोशिकाएं दे रखी है। तो इस तरह डायग्राम को अच्छे से डिफाइन करना सीखें। अब हम देखेंगे तालिका वातावरण की तुलना में विसरण में सम्मिलित भिन्न भागों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब, ठीक है। सबसे में क्या होता है, ऑक्सीजन हो गया O2, वातावरण वायु है, ये कोशिकाओं में है, तो वातावरण में तो हो गया कितना, 159। फिर एल्विलाई में आया तो कितना हो गया, 104। अब एल्विलाई से किस में जाएगा, एल्विलाई से आया, फिर ऑक्सीजनेटेड बॉडी में जाएगा, पुप्पोसी सीरा में जाएगा ना, तो ये 95 में जाएगा। फिर पुप्पोसी सीरा से किस में गया, ऊतकों में 40 हो गया, और ऊतकों में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होकर वापस कहाँ आ गया, अनऑक्सीकृत रक्त में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कहाँ गया, वातावरण वायु से क्या गया, वायु कोशिकाओं में, फिर वायु कोशिकाओं से कहाँ गया, वायु कोशिकाओं से ऑक्सीकृत रक्त पल्मोनरी वेन में, फिर पल्मोनरी वेन से गया ऊतकों में, ऊतक से कहाँ गया वापस, डीऑक्सीजनेटेड रक्त में, ठीक है। ऐसे CO2 का हो गया वातावरण वायु में कितना हो गया, 0.3, ठीक है, 0.3 हो गया। वायु कोशिकाओं में कितना हो गया, 40, अनऑक्सीकृत रक्त में कितना हो गया, 45, और अनऑक्सीकृत रक्त में कितना हो गया, 40, और ऊतक में कितना हो गया, 45। तो CO2 कहाँ आएगी, ऊतकों में बनेगी, ऊतकों से किस में जाएगी, अनऑक्सीकृत रक्त में, अनऑक्सीकृत रक्त से कहाँ जाएगी, अनऑक्सीकृत रक्त से आ जाएगी ऑक्सीकृत रक्त में, ठीक है। अनऑक्सीकृत रक्त से किस में आ जाएगी, वायु कोशिकाओं में, और वायु कोशिकाओं से वातावरण वायु में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, डायग्राम से समझने में बेटर होता है।
इसके बाद अपन देखेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, ठीक है। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। ये देखेंगे अपन गैसों का परिवहन। ओटो और CO2 के परिवहन का माध्यम रक्त होता है, तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम तो रक्त के द्वारा ही जाती है। लगभग, अब पहले ओटो का देख लो, लगभग 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रेड ब्लड सेल्स या कणिकाओं द्वारा होता है। शेष 3% ऑक्सीजन का प्लाज्मा द्वारा गुल्य अवस्था में होता है। तो ये तो अपन को याद किसका रखना है? ऑक्सीजन का, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग 20 से 25%, 20-25 CO2 का परिवहन आरबीसी द्वारा हो गया। 70% बाइकार्बोनेट द्वारा, 70%, और लगभग 7% प्लाज्मा में गुल्य अवस्था में होती है। तो दोनों को याद रखना, लिख लेना। प्लाज्मा में ऑक्सीजन का कितना हो गया, आरबीसी में ऑक्सीजन का कितना हो गया, CO2 का कितना हो गया आरबीसी द्वारा, बाइकार्बोनेट द्वारा कैसे हो गया। अब ऑक्सीजन का परिवहन देखेंगे अपन, और फिर देखेंगे अपन CO2 का परिवहन, ठीक है। सबसे जो मेन चीज होती है वो इस डायग्राम को ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ठीक है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र है, इसको देखना जरूरी है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित है, लाल रंग का लोह युक्त वर्णक है। हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का गठन करती है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम कितने 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। तो याद रखना, ध्यान देने की चीज ये है कि कितने अणुओं का? ओनली 4 ऑक्सीजन अणुओं का, परमाणु नहीं बोले यहाँ, 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकता है। एवं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बंधना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है, ठीक है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बाधित करते हैं। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष अलगित करने पर सिग्मोइड वक्र, कौन सा कर्व प्राप्त होता है? सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, सिग्मोइड कर्व, ठीक है। इसी वक्र को वियोजन वक्र, डिसोसिएशन कर्व कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से O2 बंधन को प्रभावित करने वाले PCO2 H+ आयन सांद्रता अधिकट को अध्ययन में अत्यधिक सहायक है। कोशिकाओं में, अभी ये समझने से पहले अपन देखेंगे कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कैसे होता है। कोशिकाओं में क्या होता है? जहाँ हाई PO2 होता है, निम्न PCO2 होता है, कम H+ होता है, ठीक है, कम H+ होता है, कम H+ होता है, और साथ में होता है निम्न तापक्रम, ठीक है। अगर देखो H+ कम होगा मतलब pH क्या होगी? ज़्यादा, तो pH हाई होगी। तो ये तो क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए सभी घटक अनुकूल हैं। तो जो अपने 4 घटक पढ़े, हाई PO2, निम्न CO2, लो H+ एंड हाई pH, और साथ में लो टेम्परेचर, ये कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। जबकि उत्तकों में क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा, डिसोसिएशन। जबकि उत्तकों में निम्न PO2, उच्च PaCO2, H+ की सांद्रता क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर जो हो जाएगा। अब जब ये सभी परिस्थितियां मिलकर क्या करते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को अलग करते हैं, यानी डिसोसिएशन कर देते हैं। इससे स्पष्ट है कि O2 हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है। ये चीज याद रखने की है। बनता और उत्तकों में विजित होता। प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में, प्रत्येक 100 ml रक्त, प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थितियों में उत्तकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। अपन इसको समझने से पहले कर्व को यहाँ देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, फिर कर्व को समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कार्बन डाई CO2 हीमोग्लोबिन द्वारा किसके रूप में बनता है? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, के रूप में वहन की जाती है। ये बंधनीयता बंधन CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। इसी प्रकार जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है उसको प्रभावित करने वाला कारक है PCO2, और यहाँ PO2। उत्तकों में उच्च PCO2 निम्न PO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन से CO2 का बंधन होता है। जबकि कोशिकाओं में जहाँ PCO2 निम्न PO2 उच्च होता है, कार्ब हीमोग्लोबिन से
CO2 का विचलन होने लगता है, अर्थात उत्तकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 कोशिकाओं में मुक्त हो जाती है। एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेज, ये बहुत शानदार एंजाइम की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च होती है। ये लाइन याद रखना, ये ओनली आरबीसी में नहीं पाया जाता, प्लाज्मा में अल्प होती है, तो कुछ मात्रा में प्लाज्मा में भी होता है। देखो ये बाइकार्बोनेट है H2CO2, कार्बनिक एनहाइड्रेज इसको CO2 प्लस H2 में काट तोड़ देगा, साथ में कार्बनिक एनहाइड्रेज इसको बाइकार्बोनेट प्लस H प्लस में तोड़ देगा। तो ये चीज़ याद रखने की है, ठीक है। अभी CO2 और H2 बना रहा है, ये बना रहा है एल्वलाई में, कहाँ बना रहा है ये एल्वलाई में, और ये बनाता है टिश्यू में, ठीक है, ये कहाँ बनाता है टिश्यू में। उत्तकों में अपचय के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 रक्त, आरबीसी और प्लाज्मा में मिश्रित होता है, HCO3 और H प्लस बनाती है, ठीक है। कोशिकाओं में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 और H2 बनते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने बताई वो यहाँ लिखी हुई है। इस तरह का बाइकार्बोनेट के रूप में उत्तक स्तर पर ट्रैप्ड और कोशिकाओं तक परिवर्तित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त होती है। प्रति 100 ml डिऑक्सीजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में लगभग CO2 की 4 ml मात्रा मुक्त होती है। तो इसको अंडरलाइन करते हैं, बेस्ट लाइन याद भी रखना। प्रति 100 ml डिऑक्सीजनेटेड रक्त प्रति प्रति 100 ml डिऑक्सीजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में लगभग 4 ml CO2 मुक्त होती है। और वो लाइन क्या थी, वो लाइन भी याद रखनी है। प्रत्येक 100 ml डिऑक्सीजनेटेड रक्त सामान्य शरीर क्रियात्मक स्थिति में उत्तकों को लगभग 5 ml O2 प्रदान करता है, ठीक है। और ये कितना कर रहा है, 4 ml डिऑक्सीजन रक्त द्वारा कोशिकाओं में लगभग, वो उत्तकों में कर रहा है, कोशिकाओं में कर रहा है। ये CO2 का ट्रांसपोर्ट था, वो O2 का ट्रांसपोर्ट था। अब अपन समझते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन वक्र, ठीक है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन वक्र समझने से देखते हैं अपन, अगर ये वक्र ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर ये वक्र राइट साइड शिफ्ट हो रहा है इधर, तो क्या हो रहे हैं, और ये वक्र लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये वक्र राइट साइड शिफ्ट होगा तो इधर होगा डिसोसिएशन, ठीक है। इधर क्या होगा, डिसोसिएशन। राइट साइड शिफ्ट होगा मतलब क्या हो जाएगा, PCO2 क्या है, हाई है, PCO2 क्या है, हाई है, ठीक है। साथ में H प्लस हाई है, pH कम है तो टेम्परेचर भी हाई है। तो ये डिसोसिएशन की कंडीशन हो गई, राइट साइड शिफ्ट होगा। और लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो PCO2 कम है, H प्लस कम है, pH क्या हो जाएगा, हाई, H प्लस कम है तो, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा जुड़ना, इधर तो जुड़ रहा है, इधर टूट रहा है, मतलब इधर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, बनना, और इधर क्या हो गया, डिसोसिएशन। तो पूछ लेता है कि राइट साइड शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दे तो क्या होगा, ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ठीक है। और एक होता है एक्स्ट्रा हो जाएगा सेटिस्फाई P50 की, P50 मैक्सिमम मान होता है इसका, ठीक है। P50 क्या होता है, मैक्सिमम मान होता है, तो वो भी याद रखना P50। अब इसके बाद अपन देखते हैं, लास्ट आ गया अपने थोड़ा बहुत अपना श्वसन का नियमन, तो रेगुलेशन कैसे होगा, कहाँ से होगा, कब होगा, ठीक है। मानव अपने शरीर के ऊतकों की मांग के अनुरूप श्वसन के लिए को संतुलित और स्थिर बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण क्षमता है। यह नियमन तंत्रिका तंत्र द्वारा संपन्न होता है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, जो मुख्य रूप से श्वसन के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। मस्तिष्क के मेडुला क्षेत्र में एक विशिष्ट श्वसन लय केंद्र विद्यमान होता है, ठीक है। श्वसन लय केंद्र हो गया, जो मुख्य रूप से श्वसन नियमन के लिए उत्तरदायी है। और मस्तिष्क के पौंस क्षेत्र में भी एक अन्य केंद्रीय स्थित होता है, जो श्वास प्रभावी न्यूमोटेक्सिक, ठीक है, न्यूमोटेक्सिक इंग्लिश में याद रख लेना, केंद्र होता है, जो श्वसन के केंद्र के कार्यों को संयंत्र सुधार सकता है। इस केंद्र के तंत्रिका संकेत अंत श्वसन की अवधि को कम कर सकते हैं। इस प्रकार श्वसन दर को परिवर्तित करते हैं। तो केंद्र के तंत्रिका संकेत अंत श्वसन की अवधि को कम कर देते, कौन से केंद्र के, तो ये हो गया न्यूमोटेक्सिस, श्वसन केंद्र के तंत्रिका संकेत अंत श्वसन की अवधि को
कम कर देते हैं, ठीक है, याद रखना। इस प्रकार रेस्पिरेटर को परिवर्तित कर सकते हैं। ले केंद्र के पास एक रसो संवेदी केंद्र ले केंद्र के लिए अति संवेदी होता है, जो CO2 और हाइड्रोजन आयनों के लिए अति संवेदी होता है। इन पदार्थों की वृद्धि से यह केंद्र सक्रिय होकर श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक समायोजन करता है, जिससे ये पदार्थ निष्कासित किए जा सके। इसके अलावा महाधमनी चाप, ओर्टिकार, एरोटिकार और कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी। श्वसन संवेदी संरचना भी CO2 H+ सांद्रता के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। तो ये हाई होती है, याद रखना, हाई हाई, लो नहीं हाई। तथा उपचारात्मक कार्यवाही हेतु ले केंद्र को आवश्यक संकेत दे सकते हैं। श्वसन ले के नियमन में ऑक्सीजन की भूमिका बहुत ही महत्वहीन है। अब श्वसन के विकार पढ़ेंगे अपन। श्वसन के डिसऑर्डर कौन कौन सा होता है? तो श्वसन के डिसऑर्डर सबसे पहले पढ़ेंगे अस्थमा, फिर ब्रोंकाइटिस, फिर एम्फीसिमा और फिर ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसीज। दमा में क्या होता है? श्वसनी और श्वसनिकों की शोथ के कारण श्वसन के समय गिड़गिड़ाहट होती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। एलर्जेटिक डिजीज है, एलर्जिक, ठीक है। फिर हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, यह श्वसन की शोथ है, श्वसनी की शोथ। इसमें दोनों का आ रहा है, ध्यान रखना। हिंदी में, इंग्लिश में तो शायद एक ही है, यहाँ अलग अलग है। श्वसनी की शोथ हो जाती है, ठीक है। विशेष लक्षण श्वसनी में सूजन, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जलन होगी, जिससे लगातार खांसी हो जाती है, ठीक है, तो याद रखो। फिर हो जाएगा एम्फीसिमा, एक चिरकालिक रोग है जिसमें कोशिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। चिरकालिक, 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 ठीक है, क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, जिससे कोशिकाओं की भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिससे गैसीय विनिमय की सतह घट जाती है। गैसीय एक्सचेंज होता है उसकी घटक है। इसका मुख्य कारण धूम्रपान, धूम्रपान में कौन हो गया? सिगरेट, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अपन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। कुछ उद्योगों में विशेष जहाँ पत्थर की घिसाई, ठीक है, पत्थर की घिसाई पिसाई तोड़ने का कार्य होता है। वहाँ इतने धूल कण निकलते हैं कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली ने पूरी तरह निष्प्रभावी नहीं कर पाती। दीर्घकालीन प्रभाव से उत्पन्न कर सकता है। ये कौन सा? दीर्घकालीन, जिन्हें क्या बोलते हैं? फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस रेशे ऊतकों की प्रचुरता होती है। इसके फलस्वरूप फेफड़ों को गंभीर नुकसान। इन उद्योगों के श्रमिकों को मुख्य आवरण का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लाइन है सारांश में मैं बता रहा हूँ। कुछ चीजें देखे अपने छोड़ दी थी। इसमें सिलिकोसिस भी होता है, ORD एग्जाम्पल वगैरह हो गया। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि सारांश में क्या क्या चीजें इम्पोर्टेंट है। तो पहली चीज तो इंस्पायरेशन होता है ना, इंस्पायरेशन, एक होता था इंस्पायरेशन, एक होता है एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन होता है वो होता है एक्टिव, और एक्सपायरेशन होता है वो होता है इनएक्टिव, यानी पैसिव। एक्टिव और पैसिव, एक्टिव होता मतलब एनर्जी की जरूरत होती है, और एक्सपायरेशन होता है वो पैसिव होता मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें भी याद रख लेना, ठीक है। 10 मिनट में हो जाएगा चैप्टर। फिर सारांश में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट लाइन पढ़ेंगे। कोशिका उपचय पापचयी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। तो फर्स्ट लाइन है, ये प्रयोग करती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन जो चीजें इसमें अलग से वो देखेंगे। अंतर श्वसन और निश्वसन के लिए वायुमंडल और कोशिकाओं के बीच विशिष्ट अंतर प्रसुप्त पेशियां डायफ्राम की सहायता से दापणता पैदा की जाती है, ठीक है। ये लाइन भी सही है। लगभग सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। इसके अलावा विसरण की दर O2 CO2 की आंशिक दापणता, उनकी घुलनशीलता विषण सतह की मोटाई पर निर्भर करती है, ठीक है। ऑक्सीजन का मुख्य रूप से उपयोग ऑक्सीमोग्लोबिन के रूप में परिवहन में किया जाता है, ठीक है। और एक और होता है, ये सब चीजें तो आपने पढ़ ली। एक चीज है हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है? हाई एल्वियुलर कैपेसिटी हो जाती है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, एंड एचबी कर्व शिफ्ट टुवर्ड राइट, डिसोसिएशन होने लगता है एचबी का। हाई एल्टीट्यूड पे जब अपन जाते हैं तो क्या होता है? हाई एल्वियुलर कैपेसिटी हो जाती है, आरबीसी का काउंट बढ़ जाता है, साथ में एचबी कर्व शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड राइट साइड। अब जब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब है क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। हाँ, थैंक यू।
मैं हिंदी मीडियम के लिए